हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से डे बाय डे एक एक चैप्टर को एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। ये आपके लिए हर एग्जाम, चाहे वो बिहार टीआरई हो या फिर आप कहें यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, जीआईसी, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया, मतलब एग्जाम डेट भी आ गया, जिसको मैंने आज ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सारे अपडेट आपको दिए जाते हैं। उन सारे एग्जाम में भी ये वीडियो, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहें आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जूलॉजी उसमें क्वेश्चन पूछने वाला है, तो उसके लिए भी ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल है जितना पीजीटी एग्जाम के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वंशानुगति और मानव आनुवंशिकी, यानी कि इनहेरिटेंस और ह्यूमन जेनेटिक्स। आज हम जूलॉजी में इसको कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे इसी चैनल पे बॉटनी के भी टॉपिक वाइज बहुत अच्छे क्लासेस कराए जा रहे हैं, जिसमें शायद फंगी तक सारे टॉपिक कंसीडर करा दिए गए हैं। आगे डे बाय डे हम लोग उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे, तो आप उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि बिहार को छोड़कर सारे स्टेट में अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही पूछा जाता है, एक्सेप्ट बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जूलॉजी और बायोलॉजी अलग अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी करनी है। और वो कब होगा? वो तब होगा जब आप सहयोग करेंगे। और आप सहयोग कैसे करेंगे? तो चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाकर जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम आपको थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था? हाउ मेनी कॉन्स्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर यूज बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किया किस पे था? तो उन्होंने जो प्रयोग किया था वो पाइसम सेटाइबम यानी कि मटर के पौधे पर किया था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है उन्होंने कितने ऐसे कैरेक्टर थे जिनको कॉन्स्टेंट पेयर ऑफ कैरेक्टर बताना है, यानी कि कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया था? 8, 6, 7 या 11? तो मेंडल जो थे, इन्होंने टोटल 7 विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए वो जोड़े कौन कौन से थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 जोड़े थे। कौन कौन से थे? पहला था मटर का आकार यानी कि शेप, जो गोल और झुर्रीदार थी। दूसरा था मटर का आकार, आकार नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, मटर का रंग। ठीक है, मटर का कलर वो कैसा था, हरा या फिर पीला था। फली का आकार यानी मटर के अंदर जो फल था उसका आकार, ये संकुचित और फूला हुआ। फली का रंग, उसके अंदर पाया जाने वाला जो बीज था उसका रंग हरा या पीला, क्योंकि मटर का जैसा होगा वही तो इसका भी तो होगा। फिर है फूल का रंग, यानी जो मटर जब उगने से पहले जो फूल निकलता है उसका रंग कैसा था, बैंगनी और सफेद था। पौधे का आकार लंबा भी हो सकता था, बौना भी हो सकता था। फूलों की स्थिति, ये अच्छी भी थी या टर्मिनल भी थी, कोई भी हो सकती थी। यानी 7 प्रकार के पेयर इन्होंने जो है विरोधी जोड़ों को लिया हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है। हो सकता है कलर आपको ना दिखे क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? यानी कि पूछा जा रहा है कि मेंडल का जो नियम था उसमें इन्होंने किस जीव को लिया था, किस एनिमल को लिया था? ड्रोसोफिला, स्पैन ड्रैगन, गार्डन पी या स्वीट पी? अब देखिए, पी तो लिया था, हम सभी को पता है, लेकिन वो पी कौन सा था? मटर तो था, लेकिन वो कौन सा था? क्या वो गार्डन पी था, क्या वो स्वीट पी था? ये दोनों तो आप देखते ही गलत काट देंगे। कंफ्यूजन जो होगा वो यहाँ पे होगा कि वो गार्डन पी था कि स्वीट पी था। तो आपको बता दें, जिस पौधे का यूज मेंडल ने किया हुआ था वो स्वीट पी था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा पी था? सॉरी, गार्डन पी था। देखिए, मैं टिक तो सही कर रही हूँ, बॉल गलत रही हूँ। वो कौन सा पी था? गार्डन पी था। गार्डन पी क्यों लिया? क्योंकि यह एक उभयलिंगी पौधा था।
इसमें परागण जो है यानी कि जो इसका फर्टिलाइजेशन है वो स्वतः हो जाता था। स्वनिषेचन की व्यवस्था देखने को मिली। इसका जीवन चक्र वार्षिक होता है। ये अच्छी तरह से परिभाषित लक्षणों के साथ कई किस्तों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्होंने इसको लिया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएलटी 2018 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के द्वारा मटर के पौधों में कितनी प्रदुप्त प्रजनन किस्मों का चयन किया गया? यानी कि वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मेंडल ने कितने विरोधी पेयर लिए थे, जो भी आपने आगे देखा था उसी को पूछा जा रहा है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। पूछा जा रहा है हाउ मेनी ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी प्लांट वेयर सिक्रेटेड बाय मेंडल, सिलेक्टेड बाय मेंडल। कितने थे? तो अभी हम लोगों ने देखा था 7 पेयर थे। कितने पेयर थे? 7 पेयर। ऑप्शन ए राजस्थान पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, मेंडल का अनुवांशिकी का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यानी कि मेंडल ने जो अनुवांशिकी का कार्य किया था वो किस पे किया था? तो हम लोगों ने देखा वो क्या था, गार्डन पी था। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस पे किया था? पाइसम सेटाइवम। देखिए ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ ये वीडियो आपके पीजीटी टीजीटी सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोड अब हासिल कोड कहलाता है क्योंकि द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजनरेटेड कोडिंग बिकॉज। ऐसा क्यों कहलाता है? डीजनरेटेड कोड क्यों कहलाता है जेनेटिक कोड? ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हैं। पहला दिया है वन कोडान हैज मेनी मीनिंग्स, यानी एक कोडान कई मीनिंग रखता है। दूसरा दिया है मोर देन वन कोडान हैज द सेम मीनिंग्स, यानी एक से अधिक कोडान समान मीनिंग रखते हैं। वन कोडान हैज़ वन मीनिंग, यानी एक कोडान एक मीनिंग रखता है। या देयर आर 64 कोडान प्रेजेंट, इसमें 64 कोडान उपस्थित होते हैं। आनुवांशिक कोड जो है वो डीजनरेट कोड के लक्षण, मतलब डीजनरेट कोड क्यों कहलाता है वो यहाँ पे बताना है। तो आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड जो है ये एक से अधिक कोडान की समान मीनिंग रखता है, इसलिए ये डीजनरेट कोड कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रोटीन में अमीनो एसिड के 3 न्यूक्लियोटाइड कोड पाए जाते हैं, मतलब कोड का सेट पाया जाता है। यानी अगर आप जेनेटिक कोड की बात करें तो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड को जेनेटिक कोड कहते हैं और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक, अनुवांशिक कोड संकलित होता है, इसका मतलब यह है कि अलग अलग कोडान एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि 3 जो कोडान थे वो कौन कौन से थे, और मैंने आपको बताया था जिन्हें समाप्ति कोडान कहा जाता था। लेकिन इसके जो कोडान है वो है यूसीयू और यूसीसी, दोनों सेरिन के लिए कोड करते हैं, मतलब इसके जो कोडान है अलग अलग कोड करते हैं। ठीक है तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, हाँ ये दोनों सेरिन के लिए कोड करते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है क्योंकि एक विशिष्ट कोडान केवल एक विशेष अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, सभी जीवों के लिए मान्य होगा। इसका मतलब यह है कि यह विशिष्ट कोडान सभी जीवों के लिए ही एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। ठीक है, आनुवांशिक कोड ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि एक विशिष्ट अमीनो एसिड को कई कोडान द्वारा कोडित किया जा सकता है, अर्थात कई कोडान एक का ही अर्थ होता है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जीन के युग्म विकल्पी यानी कि एलील जिसे कहा जाता है आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों को की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। यह कथन किसके नियम को दर्शाता है कि एक जीन के युग्म यानी एक जीन के जो युग्म एलील हैं वो आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं और F2 में दोनों लक्षण की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। यह किसका नियम कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी संयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का नियम है ये, यानी कि इसको दिया किसने? मेंडल ने दिया। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो है अलगाववाद का नियम। सेग्रीगेशन से स्पष्ट हो रहा है अलगाव यानी अलग होना, इसी को बी संयोजन का नियम या फिर अलगाववाद का नियम कहते हैं। या इस तथ्य पर आधारित है कि एलील कोई भी सम्मिश्रित नहीं दिखाते हैं और दोनों वर्ड F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में जो है इस तरह पुनः प्राप्ति किए जाते हैं। हालांकि इसमें F1 चरण में नहीं देखा जाता है, लेकिन F2 पीढ़ी में दोनों ही अपने आप को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
टीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसे प्रकार के गुणों को भेजना निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? यानी माता पिता के लक्षण को उनकी संतति में भेजना। सेम वही लक्षण, जैसे माँ की आंखें काली हैं तो बेटे का भी काला ही होना चाहिए, पिता के बाल भूरे हैं तो बेटे का भूरा ही होना चाहिए। या आप क्या कहते हैं, प्लांट पे ले लीजिए, अगर पीस का पौधे हरे रंग का है तो अगला भी हरे रंग का ही होना चाहिए। यानी सेम गुणों को भेजना किस प्रकार की परिभाषा के अंतर्गत आता है? पहला है वेरिएशन, दूसरा हेरिडिटी, तीसरा हेरिडिएटी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ वंशानुगत है और आनुवांशिकी है, ठीक है। हेरिडिएटरी है और हेरिडिटी है, ठीक है। और चौथा है इनहेरिटेंस। तो ये जो आता है ये आनुवांशिकी के अंदर आता है। आनुवांशिकी, फादर ऑफ आनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसी में बताया गया आनुवांशिक के लक्षणों को डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाता है। किसके माध्यम से भेजा जाता है? डीएनए के माध्यम से भेजा जाता है। हेरिडिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राणघाती जीन्स मुख्यतः अप्रभावी होते हैं, इसलिए वह डैश अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्राणघाती जीन्स यानी कि द लेथल जीन्स आर लार्जली रिसेसिव, हेंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द डैश स्टेज। जो लेथल जीन्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं, लेकिन वो एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें अपने लक्षण को प्रभावित करते हैं, अपने लक्षण को दिखाते हैं। वही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा स्टेज है। पहला है अर्धयुग्मजी यानी कि हेमीजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस या नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, होमोजाइगस। कौन सा है? होमोजाइगस। प्राणघाती जीन्स यानी कि लेथल जीन्स जो है, अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेथल जीन्स मुख्यतः अप्रभावी होते हैं, इसलिए वह समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात आती है कि घातक एलील उन्हें ले जाने वाले जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं। इससे शामिल जीन के आधार पर घातक एलील अप्रभावी, प्रभावशाली या फिर सशक्त हो सकते हैं, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, मनुष्य में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? हम सभी को पता है 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। माता में XX, पिता में XY। माता से कोई भी जीन आएगा X ही आएगा, यानी बेटी ही होगी। पिता से अगर X आया तो बेटी हो जाएगी, क्योंकि माता से X ऑलरेडी था। लेकिन अगर पिता से Y आ गया तो बेटा हो जाएगा, क्योंकि माता से X था और पिता से Y आ गया। यानी कि Y जीन जो है, Y जीन कहाँ से आएगा? तो ये शुक्राणु से आएगा। लेकिन क्या ये शुक्राणुओं के आकार पे डिपेंड करेगा, या फिर अंडे के आकार पे डिपेंड करेगा, या फिर माता का लिंग गुणसूत्र, या फिर पिता का लिंग गुणसूत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पिता का लिंग गुणसूत्र इस बात को डिसाइड करेगा। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे करेगा मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है शुगर वगैरह में देने के लिए, पूछा जा रहा है कि उसमें किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला दिया है बैसिलस यूरिजेनेसिस, राइजोबियम मेलिलोटी, इचिसिस कोलाई या फिर स्यूडोमोनास पुटिका। इस्चीरिचिया कोलाई जो है, इसे ई कोलाई के नाम से जाना जाता है, और इसी का यूज जो है इंसुलिन प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवों में विषम रोगों का पता लगाना एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, एक फिनोटिपिकल रूप से समान जोड़ों की 2 सामान्य बेटियां हैं और एक पुत्र है जो हीमोफीलिया से प्रभावित है। दोनों बेटियां विषम युग्मी वाहक होंगी, इसकी क्या प्रयोजकता होगी? यानी कि पूछा जा रहा है एक सामान्य जोड़ा है, सामान्य जोड़ा, 2 सामान्य बेटियां हैं, यानी कि ना बेटे बच्चों में कोई डिफेक्ट है ना जोड़ों में कोई डिफेक्ट है, एक सामान्य जोड़ा हो गया। ओके, अब इनकी 2 सामान्य बेटियां हो गई, इन दोनों की क्या हो गई? 2 समान बेटियां हो गई। 2 समान बेटियां बना लेते हैं, 2 समान बेटियां हो गई। और पूछा और एक पुत्र है, एक पुत्र हो गया, ठीक है। अब ये पुत्र क्या है? इस पुत्र को हीमोफीलिया है, इस पुत्र को क्या है? हीमोफीलिया, यानी कि ये असमान लक्षण शो कर रहा है, इसको क्या है? हीमोफीलिया है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है दोनों बेटियां विषम युग्मी वाहक होंगी, इसकी क्या प्रायिकता है? कि जो दोनों बेटियां हैं वो इसका लक्षण जो है आगे ले जाएंगी, इसकी कितने % चांसेस हैं?
तो आपको बता दें इसका 0% चांस है। क्यों? क्योंकि इनको तो कोई लक्षण नहीं है, बेटे को है तो भाई बहन में आपस में लक्षण शो नहीं होते हैं। लक्षण जो शो होते हैं वो माता पिता के आपस में होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा और इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 0%। कितने परसेंट? 0%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज़ यहाँ पे डायग्राम से दिखाया गया है कि दो सामान्य जोड़े हैं, दो सामान्य जोड़े हो गए, उनकी दो बेटियां हो गई। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया दो बेटियां हो गई, एक पुत्र है जो संक्रमित है। पुत्र अगर संक्रमित है तो ये ही आगे लक्षण को ले जाएगा, बेटियां नहीं ले जाएंगी। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि वर्धानता पिता और सामान्य दृष्टि वाली माँ है। अब देखिए माँ सामान्य है लेकिन पिता क्या है, वो वाहक का कार्य कर रहा है। वाहक यानी कि वो वर्धानता यानी कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, समान दृष्टि वाली माँ है। आगे क्या दिया है, सॉरी समान दृष्टि वाली माँ की बेटी एक सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति से शादी करती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिया है। क्या दिया है, एक वर्धानता पिता है। चलिए एक वर्धानता पिता ले लिए, अब इसको हम दिखा देंगे कि ये जो है वर्धानता है। ठीक है, और क्या पूछा है कि समान दृष्टि वाली माँ की बेटी, समान दृष्टि वाली माँ हो गई, इसकी हो गई बेटी, समान दृष्टि वाली माँ की बेटी एक समान दृष्टि वाले व्यक्ति से शादी करती है। अब ये बेटी क्या करती है, एक समान दृष्टि वाले व्यक्ति से ही शादी करती है। अरे यार, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति से ही शादी करती है, यानी ये XY हो गया। ठीक है, शादी करती तो उसके वर्धांत बच्चे के जन्म की संभावना होगी। अब इसके बच्चा जो है उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। क्या परसेंटेज है, मतलब क्या संभावना है, संभावना क्या है? तो देखिए पिता है लेकिन माँ नहीं है, तो हो सकता है अगर पिता का X यहाँ पे आया, जाहिर सी बात है यहाँ पे पिता का X ही आया है, क्योंकि माँ से तो X ही मिलेगा। अगर पिता का X ही आया है तभी तो बेटी हुई है। तो इसका जो है अगर 100% में बात करें तो 25% संभावना होती है कि इसका जो बच्चा है वो वर्धान तो हो सकता है। ठीक है, कितना परसेंट? 25%। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 1 in 4, 2 in 4, 3 in 4 या 4 in 4। तो इसका जो हो जाएगा 4 में से एक बच्चे को संभावना हो सकती है, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाया गया है। अगला, यदि एक दुर्लभ आनुवंशिकी बीमारी X लिंक्ड प्रभावित जीन के आधार पर वंशानुगत होता है तो निम्नलिखित में से क्या मिलने की संभावना है? पूछा जा रहा है कि एक दुर्लभ आनुवंशिकी बीमारी एक्स लिंग प्रभावित जीन के आधार पर वंशानुगत होता है। एक्स पे प्रभावी हो रहा है तो एक्स पे किस पे होगा? माता पे होगा। पिता के एक्स पे नहीं होगा, पिता सामान्य होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ बताया गया कि एक्स लिंग जो है उस पर प्रभावी हो रहा है। तो आपसे 4 ऑप्शन दिया है। पहला पूछा है प्रभावित पिता से 100% प्रभावित बेटी, प्रभावित माता से 100% प्रभावित बेटी, प्रभावित पिता की 100% प्रभावित बेटी, या फिर प्रभावित माता से 100% प्रभावित बेटे। तो आपको एक चीज़ बता दें, भले ये जो है डिफेक्ट जो है एक्स लिंक को जो है कंसीडर कर रहा है, एक्स के पास है, तो देखिए एक्स दोगे, XY बना लीजिए। पिता जो है ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन माता जो है ये प्रभावित है और इसके दोनों जीन प्रभावित हैं, दोनों जीन इसके प्रभावित हैं। ठीक है, अब इसके दोनों जीन जब प्रभावित हो जाएंगे, इससे जो बेटे में X जीन आएगा ना, X जीन, ये प्रभावित होगा। कितना होगा? बेटे में जो होगा वो प्रभावित होगा, लेकिन बेटी में जो आएगा वो अप्रभावित रहेगा। ठीक है, माता जो है वो बच्चों में यानी कि बेटों में बीमारी फैलाने का कारण बनती है। इस बात को दिमाग में अगर आप बैठा लेंगे तो सिंपल सा बिना किसी ट्रिक के आप इस क्वेश्चन को मार्क कर जाएंगे कि प्रभावित माता से 100% प्रभावित बेटे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरे हट क्यों गया? देखिए PCS और PGT दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जो बेटा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो पुत्री होगी वो अप्रभावित होगी, बेटा प्रभावित होगा, पुत्री अप्रभावित होगी और बेटा जो है वो प्रभावित होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात पूछा है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात सिंपल सा आपको बता दें, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1:1:1:1 होता है। ये कराया कैसे जाता है? यहाँ पे देखिए, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये कराया गया है, यहाँ पे ये कराया गया है और इसका जो निकल के आया है वो 1:1:1:1 आया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9:3:3:3:1 अनुपात प्रदर्शित करने वाली संततों में माता पिता होंगे। कैसे होंगे?
टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, टू होमोजाइगस 2 बार दे दिया है, एक मजबूत और एक कमजोर व्यक्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। कैसे होंगे? टू हेट्रोजाइगस, जैसे पीला और गोल, हरा और झुर्रीदार, इन दोनों के बीच जब होगा तो ये निकल के आएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संकरण यानी क्रॉस के वंश सभी फिनोटिपिक रूप में समान होते हैं? किसके होते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब, डी इंटू डी इंटू डी इंटू डी। इसका होता है फिनोटिपिक अनुपात अगर एक अनुपाते एक अनुपाते एक अनुपाते एक का होगा तो इसका जीनोटिपिक अनुपात जो होगा वो एक अनुपाते दो अनुपाते एक का होगा। इसको जब क्रॉस कराएंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस करा के दिखाया गया है, यहाँ पे ये देखिए ये वाला चीज़ ये दिखाया जा रहा है ना, तो इसके जो अनुवांशिक होंगे वो भिन्न होंगे और फिनोटिपिक इसका समान होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल के स्वतंत्र अभिवन नियम में मेल खाती कोशिकाएं घटना को देखा जाता है, किस फेज में देखा जाता है? जो साइटोलॉजिकल इवेंट दैट क्रॉस स्पॉन्ड ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज सीन इन, किसमें? मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट या फिर मेटाफेज फर्स्ट। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एनाफेज फर्स्ट। मेंडल के स्वतंत्र अभिवन की घटना एनाफेज फर्स्ट अवस्था में देखी जाती है, या डाई हाइब्रिड आधारित नियम भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं आपके सामने। पहला कथन जो है वो दिया है, टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने अध्ययन के दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है। और दूसरा दिया है आपसे कि ड्रोसोफिला में केवल 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि स्वतंत्र अभिवन का जो नियम है वो दिया किसके द्वारा गया था? मेंडल के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही बात यहाँ पे कहा गया है। यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चन। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए टी.एच. मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे किया था। और ये बात सही है कि टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने अध्ययन के दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ड्रोसोफिला में केवल 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि ड्रोसोफिला में केवल 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं इसलिए यह अध्ययन नहीं किया गया, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन दोनों अपने आप में सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कि दिए गए कथन व कारक दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप का तथा लक्षण होंगे? अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम बहुत लिमिटेड है। क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 तथा 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में 9 जीन प्रारूप तथा 4 लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जीनोटिपिक का अनुपात 9 अनुपाते मतलब 9:3:3:1 है, और फिनोटिपिक का 1:2:2:4:1:2:1 है। अगला, इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? यानी कि इसमें से 3 जो है वो मेंडेलियन बीमारी है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? हीमोफीलिया, स्टिक फाइब्रोसिस, क्राई डू चैट सिंड्रोम या फिर सिकल सेल एनीमिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम ये मेंडेलियन बीमारी नहीं है, ये क्रोमोसोमल विकार है जो क्रोमोसोम 5 की छोटी भुजा की अलग अलग लंबाई के आनुवंशिक यानी कि मोनोसोमी के कारण होता है। इस रोग में जो व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, वो जो है बच्चे जन्म के समय बहुत हल्के वजन के होते हैं और उनके जो रोने की आवाज़ होती है वो बिल्कुल बिल्ली जैसा होता है, इसीलिए इसे क्राई डू चैट सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें बच्चे का सिर छोटा होता है, चेहरा गोल होता है, वजन बहुत हल्का होता है। शेष सभी बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, स्टिक्स फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया ये मेंडेलियन विकार हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, वह परिघटना जो स्वतंत्र अभिवन की अवहेलना करती है, यानी कि दिस फेनोमेनन दैट डिफीज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑप्शन है सेग्रीगेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर या फिर डोमिनेंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंकेज। लिंकेज यानी सहलग्नता वह परिघटना है जो स्वतंत्र अभिवन की अवहेलना करती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अपूर्ण परिभाषा में F2 पीढ़ी में होते हैं।
अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन कैसे होते हैं, फिनोटिपिक तथा जीनोटिपिक अनुपात जो है इनका समान होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक अनुपात जो है वो बिल्कुल समान है। कैसे है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप चाहे तो PDF लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चेकर बोर्ड विधान का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? हु प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड, किसने दिया? मेंडल, पुन्नेट, कोरेंस या फिर डार्विन। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसको याद करना है। ये दिया गया था पुन्नेट के द्वारा और DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। चक्कर बोर्ड विधान किसने दिया? पुन्नेट में दिया था। किसने दिया था? पुन्नेट ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त अनुमान वंशानुक्रम किस प्रकार की प्रभाविता है, यानी कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन व्हिच टाइप ऑफ डोमिनेंस? कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडो कोडो कोडोमिनेंस या फिर इरेगुलर डोमिनेंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडोमिनेंस यानी कि सप्रभाविता, कोडोमिनेंस। ठीक है। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में पता लगाया कि ब्लड ग्रुप, इन्होंने कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को खोजा था। इसमें कितने ब्लड ग्रुप को? 3 ब्लड ग्रुप को, A, B और O। ठीक है। और इन्होंने बताया कि मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है, अतः इसकी वंशानुगत मेंडल के नियमों के अनुसार है या 3 एलील जीन पर निर्भर करती है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार से प्रभावित है, तो कोडोमिनेंस प्रभावित है। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, विषम युग्मी F1 का अप्रभावित संयुग्मी जनक के साथ संकर एक मिनट रुकिए, संकरण कहलाता है। क्रॉसिंग ऑफ F1 हेटेरोजाइगस विद होमोजाइगस रिसेसिव प्रेजेंट इज नोन एज, क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, पॉलीक्रॉस या टॉप क्रॉस। सही जवाब ऑप्शन बी, क्या? टेस्ट क्रॉस। विषम युग्मी यानी हेटेरोजाइगस F1 जनक का अप्रभावी समयुग्मी यानी होमोजाइगस जनक के साथ जो संकरण है वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। कैसा? टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, यदि कोई वर्धांतरा पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है परंतु उसमें यह गुण है तो संतान कैसी होगी? पुरुष लाक्षणिक है, माता जो है वो सामान्य है। अगर माता लाक्षणिक होगी तो उसके पुत्रों में जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिता जो है वो उसको ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, वर्धांत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 50% संभावना है, 50% पुरुष जो है, पुरुष और 50% पुरुष और 50% महिला जो है वर्धांत हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पिता से X गया तो बेटी में हो जाएगा, अगर पिता से Y गया तो बेटे में हो जाएगा, इसलिए 50% की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन, सीधे बालों वाली महिला घुंघराले बालों वाले पुरुष से शादी करती है जो उस विशेषता के लिए संयुग्मी के रूप में जाना जाता है। क्या संभावना है कि उसके बच्चे, पहला बच्चा घुंघराले बाल वाला होगा? क्या संभावना है? तो 50% संभावना है। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो उसका समान बाल है, माता के घुघराले बाल है, माता से कोई भी जीन आएगा तो वो घुघराला ही होगा, पिता से कोई भी आएगा तो वो जो है बिना घुघराला वाला होगा। तो 50% संभावना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, यदि संपत्ति की 5 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, छठी संतान पुत्र होने की परिभागता कितनी है? छठी संतान पुत्र होगा, पुत्री होगी, 50% चांस है, क्योंकि हर, चाहे वो पहली संतान हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 50% संभावना होता है कि बेटा होगा, 50% संभावना होगी बेटी होगी। वो डिपेंड करता है पिता के गुणसूत्र पर, उसमें माता रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। हमारा जो समाज है इसमें महिलाओं को दोष दिया जाता है अगर बेटी हो जाए, लेकिन आपको बता दें उसके लिए जो जिम्मेदार है वो पिता का जो वाई गुणसूत्र है ये जिम्मेदार होता है, उसमें माताओं का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि माँ के पास ऑलरेडी XX ही होता है। इनमें से कोई भी उठ के आ जाए वो X ही लाएगा। पिता से अगर X आ जाता है तो बेटी हो जाती है, माता से Y आ जाता है पिता से तो बेटा हो जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो पिता ही होता है। अगला, एक दंपति की 4 लड़कियां हैं, पांचवा बच्चे के लड़का होने की कितनी प्रतिशत है? वही मैंने आपको बता दिया, 50% ही संभावना होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पुरुष लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो पुरुष लिंग का गुणसूत्र कौन निर्धारण करेगा? वाई गुणसूत्र, वाई क्रोमोसोम। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला, मनुष्य में निम्नलिखित लैंगिक गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं, मनुष्य में कौन से दिखाई पड़ते हैं? तो XX और XY। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोटल गुणसूत्र 23 होते हैं, पेयर में पूछा जाए तो विदाउट पेयर 46, उसमें से 22 जो होते हैं वो सामान्य होते हैं और XX XY जो होते हैं ये लिंग गुणसूत्र कहे जाते हैं। अगला, एक समान महिला का विवाह हाइपर ट्राइकोसिस की स्थिति वाले पुरुष से होता है, उन्हें एक बेटी और एक बेटा होता है, हाइपर ट्राइकोसिस की स्थिति होने की संभावना कितनी होगी?
0% होगी। क्यों? क्योंकि महिला सामान्य है और पूछा जा रहा है कि बेटी में संभावना कितनी होगी, तो बेटी में जो है वो 0% होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बेटी में हाइपरट्राइकोसिस की संभावना 0 है। यह केवल पिता से पुत्र में जाता है, क्योंकि हाइपरट्राइकोसिस का जो जीन है, जो गुणसूत्र है, जो लक्षण है, वो वाई गुणसूत्र पर ही आता है। तो यह पिता से किस में जाएगा? बेटे में ही जाएगा, क्योंकि ये वाई गुणसूत्र पे कंसीडर होता है। वाई गुणसूत्र बेटी में आएगी नहीं, इसलिए बेटी में जाएगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एक संकर संकर AABB, देखिए यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अनुपात कराया जा रहा है, इसका रेशियो पूछा है। सही जवाब इसका रेशियो जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ पे आप देख लीजिए, PDF में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंडल के कारक का पृथक्करण होता है। मेंडल के जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग कब होते हैं, उनका सेग्रीगेशन कब होता है? तो एनाफेज 1 में होते हैं। कब होते हैं? एनाफेज 1 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मानव के अधिसंख्यक हाथ और पैर के अंगुलियों का विकास उदाहरण है। यानी कि अगर मानव में 5 से 6 अंगुलियां आ जाए, जैसे आपने छंगुर वगैरह देखा होगा, तो वो किसका उदाहरण है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इनहेरिटेंस, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, या फिर DNA रिप्लिकेशन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मानव में अधिसंख्यक हाथ और पैर की अंगुलियों का विकास जो है वो असतत भिन्नता का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी अधिक संख्या में हाथ और पैर की उंगलियां जो है वो आ जाएं तो वो किसका है? डिसकंटिन्यूअस का है। ठीक है, हाँ, अधिक मतलब अधिसंख्यक हाथ और पैर की अंगुलियों की जो स्थिति होती है वो पॉलीडेक्टाइल कहा जाता है। असंतत भिन्नता में व्यक्तियों की कुछ विशेषता सीमित रूप से विभिन्नता प्रदर्शित कर सकती हैं। इन व्यक्तियों में किसी विशेष विशेषता के लिए किसी भी मध्यवर्ती की उपस्थिति के बिना उनके भीतर सटीक भिन्नता होती है। ऐसा निर्णय एकल जीन या कम संख्या में जीन द्वारा किया जाता है। यह समान वितरण नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे का जो हमारा टॉपिक है इसी वीडियो में, वो नेक्स्ट टॉपिक है सहलग्नता एवं जीन विनिमय। आप लोग ही कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, उसको आप तैयार करके अच्छे से आइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़िएगा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।